थैंक यू स्टूडेंट। संडे को क्लास बंद था, आज मंडे है, तब हम आज घोल के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में आगे बढ़ा रहे हैं। बताए थे आप लोगों को मोलरिटी के बारे में और मोलरिटी के बारे में, ये सब बताया गया था। फिर इससे आगे है 10+2 के लिए जो बताया जा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, इसमें आगे है मोल फ्रैक्शन। इसका हिंदी होता है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज बताने से पहले आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है ये आइडियल कोचिंग सेंटर के सौजन्य से हो रहा है। इसमें ऑफलाइन की क्लास लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आरंभ होगी। फिलहाल ऑनलाइन ही हम लोग देख रहे हैं 10+2 के लिए आइडियल कोचिंग सेंटर। तब मोल फ्रैक्शन है क्या, वो जानना होगा। आप जानते हैं कि जो घोल बना होता है दो चीज के मिलने से बना होता है, दो पदार्थों के मिलने से बना होता है। एक होता है घोल और एक होता है घोलक। एक घोल है और दूसरा है घोलक। घोल वो है जो घुलता है और घोलक उसको कहते हैं जिसमें घोला जाता है। अभी चीनी घोल हो गया, पानी घोलक। तब मोल प्रभाज क्या है? जब किसी घोल में उपस्थित घोल या घोलक की मात्रा और उस घोल में उपस्थित घोल और घोलक के कुल मात्रा के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब एक समझ लीजिए, फिर से इसको समझने का बात है, किसी भी घोल में उपस्थित घोल या घोलक की मात्रा और उस घोल में उपस्थित घोल और घोलक के कुल मात्रा का योगफल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। जो हमको किसी घोल में उपस्थित घोल या घोलक की मात्रा और घोल की किसी घोल में उपस्थित घोल या घोलक की मात्रा और घोल में उपस्थित
घुल और घोलक के कुल मात्रा के अनुपात को घुल या घोलक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज तथा घुल तथा घोलक के मोल प्रभाज के योगफल को घोल का मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। यही हुआ कि किसी भी घोल है तो घोल दो चीज के मिलने से बना हुआ है, एक घुल और दूसरा घोलक। तो कहता है घुल हो या घोलक के मात्रा और घुल और घोलक के कुल योगफल के अनुपात को हम लोग कहेंगे घुल या घोलक का मोल प्रभाज। लेकिन घोल के मोल प्रभाज कहना होगा तो उसके लिए घुल के मोल प्रभाज और घोलक के मोल प्रभाज ये दोनों को जोड़ देना होगा। तो ये दोनों का योगफल हालांकि एक आता है, वो पहले बता दिए हैं, लेकिन यहाँ करके हम देखना चाहते हैं कि कैसे एक होगा या नहीं होगा। मानेंगे यहाँ कि जो घुल है, घुल के मोलों की संख्या n है, स्मॉल n। घोलक है, उसकी मोलों की संख्या बड़ा n है। दोनों का योगफल यानी घोल के अणुओं की संख्या n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, देखा जाता है। माना कि किसी घोल में उपस्थित घुल तथा घोलक की अणुओं की संख्या n and n है, यही मान लेते हैं। माना कि कोई घोल है जिसमें घुल और घोलक दो गो है। घुल का अणुओं की संख्या स्मॉल n और घोलक का अणुओं की संख्या लार्ज n है। अब देखा जाता है इसमें इसलिए घुल का मोल
फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा घोल के अणुओं की संख्या बटा घोल प्लस घोलक के अणुओं की संख्या, घोलक के अणुओं की। तो देखिए घुल के अणुओं की संख्या है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन हो गया। अब बटा घुल और घोलक के दोनों का ही है, तो एन प्लस ए हो गया। इसी प्रकार से घोलक का मोल फ्रैक्शन बराबर घोलक के अणुओं की संख्या, घोलक के अणुओं की संख्या बटा घुल प्लस घोलक के अणुओं की संख्या। हो गया घोलक के अणुओं की संख्या n है, आई हो गया n प्लस n। इस ढंग से घुल और घोलक ये दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या ज्ञात हुआ। अब घुल के मोल प्रभाव बराबर आया n बटा n प्लस n, और घोलक के मोल प्रभाव आया बड़ी n बटा n प्लस n। अब देखते हैं कि घोल का मोल प्रभाव क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अतः घोल का मोल फ्रैक्शन बराबर घुल प्लस घोलक का मोल प्रभाव। परिभाषा में यही बताया गया था कि किसी घोल में उपस्थित घुल या घोलक के अणुओं की संख्या या मात्रा और उसमें उपस्थित घुल तथा घोलक के कुल मात्रा के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं घुल का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाता है, घुल का निकल गया और इधर घोलक का निकल गया, अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर घुल का आया है स्मॉल n बटा n प्लस n, और घोलक का आया है बड़ा n बटा n प्लस n, तो ये हो गया n बटा n प्लस n और प्लस बड़ी n बटा n प्लस n, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखिए
n प्लस n, ये हो गया एलसीएम n प्लस n। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n आ प्लस ये ऊपर हो जाएगा n। अब ये कट गया, क्या बचा, इसका मतलब यह हुआ कि घोल और घोलक के मोल प्रभाव का योगफल एक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी घोल में उपस्थित घोल और घोलक का घोल और घोलक का मोल फ्रैक्शन का मान बंद होता है, बंद होता है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब देखते हैं मोलों की संख्या में होता है पदार्थ की मात्रा आ बटा उसका अनुपात। घोल भी एक पदार्थ है और घोलक भी एक पदार्थ है, तो घोल के मोलों की संख्या बराबर भी हो जाएगा क्या, तब घोल के मात्रा बटा उसका अनुपात। और यदि घोलक के रूप में पानी है या इधर अल्कोहल है या बेंजीन है तो ये सभी की भी मात्रा होती है, भार होता है और आणविक द्रव्यमान भी होता है। देखिए माना कि घोल की मात्रा बराबर m, घोल की मात्रा बराबर छोटी w और घोल की आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान बराबर m, तब घोल का मोल फ्रैक्शन बराबर बताया गया है n बटा n प्लस n। और मानना होगा इसको हटा देते, घोलक का भी मान लीजिए, माना कि घोलक का मात्रा बराबर बड़ी W, आणविक द्रव्यमान बराबर m। अब चलिए
घोल का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बरो बताए हैं n बटा n प्लस n। अब देखिए घोल की मात्रा n है, अब घोलक की मात्रा n है, ये इसकी मात्रा n है और इसकी मात्रा n है, तो इसके मात्रा है W और इसके आणविक द्रव्यमान है m। यहाँ n बराबर हो गया, n बराबर ये। अब बताए हैं आपको कि मोलों की संख्या बराबर होती है पदार्थ की मात्रा बटा अनुभार। तो ये है पदार्थ की मात्रा और यह है अनुभार घोल का। ये है पदार्थ की मात्रा, यह है अनुभार घोलक का। तो जहां n है घोल, इसके स्थान पर हम W/m लिख सकते हैं और बड़ी n के जगह पर बड़ी W बटा बड़ी n लिख सकते हैं। यह हो गया बटा m प्लस बड़ी W बटा बड़ी n, ये हो जाएगा। अब ले लीजिए, देखिए LCM ये हो गया MM, यहाँ हो गया W छोटी और बड़ी M प्लस छोटी m और बड़ी W, या W बटा m गुना m बटा e। जो कटता है वो काट दीजिए, ये कट गया इससे, और छोटी W का बात है ये कट गया इससे, तो हो गया बड़ी M बटा m प्लस m बड़ी W। ये हो गया घोल के लिए। उसी प्रकार से घोलक के जब मोल प्रभावी निकालना होगा उसका भी एक सूत्र निकलेगा, उसको देखते हैं। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसका हो जाएगा n बटा n प्लस n। अब n है बड़ी, यानी हो गया इसके पदार्थ की मात्रा बटा अनुभार, यानी हो गया बड़ी W बटा बड़ी m बटा छोटी W बटा छोटी m प्लस बड़ी W बटा बड़ी m। फिर उसी ढंग से LCM ले लीजिए, फिर हो गया बड़ी W बटा बड़ी m बटा LCM हो गया MM, यहाँ हो गया छोटी W m प्लस छोटी m बड़ी W बराबर W बटा m गुना m बटा WM प्लस m कट जाएगा, m से m कटेगा,
भाई एम से एम कर जाएगा तो बच जाएगा 1 बटा जो इस ढंग से घोल और घोलक का जो मोल प्रवाह निकलता है तो उसके लिए मोलों की संख्या भी ज्ञात होगी। तब इसी को कहते हैं किसी भी घोल का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या है? तो किसी भी घोल में उपस्थित घोल अथवा घोलक के मोलों की संख्या और उस घोल में उपस्थित घोल और घोलक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घोल या घोलक का मोल प्रभाज कहा जाता है। ये न्यूमेरिकल लिखते हैं 2.5 एम जलिए 2.5 एम जलिए घोल में घुल के मोल फ्रैक्शन का मान ज्ञात करें। यही है हिसाब। इसमें यही बता रहा है कि 2.5 एम जलीय घोल है जिसमें घुल भी घुला हुआ है, घोलक भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। तब उसमें जो घुल है उसकी मोल प्रभाज की गणना करें, यही देखना है। देखते हैं। चूंकि 2.5 एम जलीय घोल का अभिप्राय 1000 ml में, यहां ग्राम में घुल के 2.5 मोल उपस्थित होना, यही है। 2.5 एम जलीय घोल का क्या मतलब हुआ? तो 1000 ग्राम में घुल के 2.5 मोल उपस्थित होना, यही दर्शाता है। सवाल में ही कह रहा था कि 2.5 मोल जलीय घोल में घुल के मोल प्रभाज की गणना करें। तब यहां मतलब हो गया कि जलीय घोल है 2.5 एम और तो इसका मतलब हो कि 100 ग्राम जो घोल है उसमें घुल के 2.5 मोल है। तो तब घोल घुल
के मोल बराबर 2.5 और घोलक के मोल बराबर हो जाएगा 1000। अब अर्थात जल का अनुभार, जल का आणविक द्रव्यमान भार यानी हो जाएगा 1000 अब 18 बराबर हो जाएगा 55.55। इसलिए घोल में उपस्थित घोल का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाग बराबर 2.5 बटा 2.5 जो 55.55 2. तो मोल प्रभाज के बारे में यह हुआ। इसके बाद इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है जानने का, ये क्या है, और घोल पर ताप दाब सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देखना है। सिर्फ आज मोल फ्रैक्शन के परिभाषा, उससे निकला दोनों का सूत्र के साथ साथ एक न्यूमेरिकल बताए। इतना तक आज रहने देते हैं। आइडियल कोचिंग सेंटर सोसराय यूनाइटेड बैंक एटीएम के ऊपर जो है, उसी के सौजन्य से यह हो रहा है। ऑफलाइन की पढ़ाई वहां लॉकडाउन टूटने के बाद होगा। तब तक इसका सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर अगले दिन मंगलवार को 11 बजे पुनः केमिस्ट्री 10+2 का फिजिकल लेके चलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।